हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट पेपर 2024-25 करने वाले हैं। रिसेंटली जैक बोर्ड ने 2024-25 का मॉडल पेपर रिलीज किया है, तो वही आज हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं। आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न को। तो देखिए, मैथमेटिक्स में टोटल रहने वाला आपके पास 52 क्वेश्चन, टोटल 52 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें 1 से 30 तक, फिर 31 से 38, 39 से 46 और 47 से 52। इस तरह का मतलब ये 4 टाइप में कर दिया गया है। 4 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मतलब टोटल आपको बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप 1 जिसमें 1 से 3 तक क्वेश्चन रहेगा और ये रहेगा आपका MCQ, एक मार्क्स के लिए। उसके बाद 31 से 38 तक आपके पास टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल 8 क्वेश्चन है, और ये 8 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन करना होगा? 6 क्वेश्चन करना होगा। कितना क्वेश्चन करना होगा? 6 क्वेश्चन। मतलब आपको 6 प्रश्न करने होंगे। आपके पास 8 प्रश्न रहेंगे। 1 से 38 तक में आपके पास 8 प्रश्न रहेंगे, आपको उत्तर करना है 6 का। उसके बाद 39 से 46 तक में भी 8 प्रश्न रहेंगे और आपको आंसर करना है 6 का। आपको इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। और फिर ये आ गया 47 से 52 तक, इसमें आपके पास रहेंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 का आंसर करना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो ये हमारा क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न क्या है। टोटल मैथमेटिक्स में 52 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल? 52 में 1 से 30 तक MCQ, जिसके लिए आपको 1 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। फिर दूसरा टाइप 2 में 31 से 38 तक टोटल 8 प्रश्न रहेंगे आपके सामने, आपको उत्तर करना है 6 का, और हर एक उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर है 39 से 46, और 39 से 46 तक आपके पास 8 प्रश्न रहेंगे और आपको आंसर करना है 6 का, जिसके लिए आपको 3 अंक, प्रत्येक आंसर के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे। और लास्ट 47 से 52 आपके पास रहेंगे 6 प्रश्न और आपको उत्तर कितना करना है? 4 का, जिसके लिए आपको हर एक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। तो आइए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, तो आपके सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये दिया हुआ px बराबर x² - 27। ऐसा क्या चीज पूछ रहा है भाई? शून्यक, जीरोज। तो इसका शून्यक है, आपके पास ऑप्शन है। तो ठीक है, इसको बिना ऑप्शन के करता हूं। ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर में देख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या चीज निकालना? शून्यक। और हमने प्रीवियस वीडियो भी शून्यक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। अगर आपको अभी भी उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप जाके ये वाले टर्म को बहुत ही डिटेल से समझ सकते हैं। और फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं। देखिए शून्यक का मतलब क्या चीज होता है? आपको टर्म, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म को आपको क्या चीज कर देना भाई? तो ये टर्म को 0 बना देना है। इसका मतलब x² - 27, इसको क्या चीज कर देना है? 0 कर देना है। तो आप खुद सोचो कि ये वाला टर्म 0 कब हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, 0 करते हैं। तो x² की जगह पे x², ये इक्वल टू जो ये माइनस का 27 है, ठीक है, ये जो माइनस का 27 है इसको बॉर्डर के इस पार लेके आइए। जैसे ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 27। अब जो ये स्क्वायर है, x² है, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या चीज बन जाएगा? रूट बन जाएगा। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और यहाँ पे जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो फंस जाएंगे। आप ये भी ध्यान रखो, जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है, लेकिन 2 साइन लेके जाता है, एक साइन प्लस का, एक साइन माइनस का। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? प्लस माइनस रूट का 27। तो इसका आंसर हो गया प्लस माइनस रूट का 27। अब क्या 27 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो 27 को हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और इसको लिख सकते हैं 3√3। तो x बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3√3। अच्छा ठीक है, 27 से ये कैसे आ गया? ये भी हो सकता है सवाल बहुत को, अगर ये प्रॉब्लम होगा कि ये से ये कैसे आ गया। तो एक काम करते हैं, यह 27 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 3 के पहाड़ा से 9 बार में, फिर 3 के पहाड़ा से 3 बार में, मतलब 3 तिया 3 तिया 3, कितना हो जाएगा? 27। तो ये रूट 27 को सीधे हम खाली काम कर रहे हैं। रूट 27 जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, रूट का 3 गुने 3 गुने 3। मतलब आप देखो रूट 27 को हमने लिखा 3 गुने 3 गुने 3,
अब यहाँ पे क्या चीज होगा, ये 2 3 जो है, जब 2 3 जोड़ा पेयर मिल जाता है तो पेयर रूट से बाहर आ गया, ये दोनों जो पेयर है रूट से बाहर आ गया, फंस कौन गया, इसका बेचारा पेयर नहीं मिला तो ये रूट के अंदर फंस गया। तो यही हमने रूट 7 को ऐसे करा था। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग फटाक से इरेज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जैसे ये एक्स अक्ष है, अब ये एक्स अक्ष है भाई, और इसको क्या चीज कर रहा है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तरह से अगर एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो पूछ रहा है कि बताइए इसके शून्य। तो जितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा उतना क्या हो जाएगा, शून्य। तो 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। तो सिंपल सा बात है, जितना बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है उतना ही शून्य, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। सिंपल सा बात है, अब 2 परिमेय संख्या के बीच, जैसे हम यहाँ पे 2 लिख दिए और 3 लिख दिए, ये दोनों परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में कितना परिमेय होगा, अनंत होगा। क्या चीज होगा, अनंत। आप ऐसे लिख सकते हो 2.1 2.2, को ऐसे भी लिख सकता है 2.01 2.02, इस तरह से इनके बीच क्या चीज लिख सकते हैं हम लोग, अनंत। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत नंबर ऑफ परिमेय संख्या होता है। ये आगे बेकार में बॉक्स वाला गाड़ी परेशान करेगा, चला गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहां से अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब आगे हमारा 4। देखिए बोल रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे अगर एक सम संख्या 4 है, दूसरा सम संख्या 6 है, ये भी हो सकता है, कोई ये भी कर सकता है। पहला सम संख्या 20 है तो अगला कितना हो जाएगा, 22। कोई ये भी कर सकता है कि अगर एक 24 है तो अगला कितना, 26 है। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहा था कि 2 क्रमागत आपको क्या चीज लेना है, सम संख्या लेना है। तो 2 क्रमागत सम संख्या हमने लिया, तो इनका HCF क्या होगा। आप इसका भी HCF निकाल के देखो, इसका भी निकाल के देखो, इसका भी निकाल के देखो। आप कोई सा भी 2 सम संख्या ले लो, क्रमागत सम संख्या। अगर 4 ले रहे हो तो अगला 6 ही आएगा, अगर 24 ले रहे हो तो अगला 26 ही आएगा, अगर 50 ले रहे हो तो अगला 52 ही आएगा। तो इनका HCF कितना होगा, तो सिंपल सा बात, इनका HCF कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 है, में अधिकतम हल कितने संभव हो सकते हैं। देखिए अब आपके पास इस तरह से कर दिया, क्या चीज लिखा हुआ, ax + by + c बराबर 0। अब आपके सामने इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, और बोल रहा बताइए जो इक्वेशन है, 2 क्या चाहिए, 2 चर वाला इक्वेशन है, और पूछ रहा है बताइए इसके कितने हल हो सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसके कितने हल हो सकते हैं। सिंपल सा भाई मेरे, मतलब इतना को क्या चीज करने बोल रहा है, इतना को करने बोल रहा है 0। तो कोई सा भी वैल्यू रख देंगे, कभी x बराबर कुछ रख दो 0 आ जाएगा, कभी कुछ रख दो, मतलब इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। कितना हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चाहिए, C नंबर है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, सॉरी क्षमा कीजिएगा, वो उधर कुछ हिल गया था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। सिंपल सा बात है, जो असंगत रेखाएं वो कैसी होती है। तो हमने सिंपली ये 2 इक्वेशन हमने, और ये हमने डिटेल में कर रखा है। देखिए जो आप ये 3 तरह हम लोग पहले रेखा पढ़े थे, जैसे ये अगर इक्वेशन लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 बराबर 0, दूसरा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो ये 2 इक्वेशन है, इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़ चुके थे। अगर यही वीडियो आपको डिटेल में देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग पूरा डिटेल में करने लगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो बोल रहा है उसका हम लोग फटाक से आंसर देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि असंगत समीकरण, ठीक है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, समांतर होती हैं, या C संपाती होती हैं, या D इनमें से कोई नहीं होती है। तो सिंपल सा बात है, एक बार हम यहाँ बता देता हूँ। देखिए तो 3 कंडीशन हमने इसमें पढ़ा था। सबसे पहला a1/a
A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये सब तीनों बराबर है, इसका मतलब इस तरह से अगर एक लाइन है तो इसी के ऊपर क्या चाहिए, दूसरा लाइन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। एक ऐसी रेखा है, समपाती रेखा। लेकिन ये कंडीशन आ जाए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, जब पहला वाला A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसका मतलब लाइन क्या चीज कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। और लाइन क्या चीज कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें कितना हल निकलता है, एक हल। सिंपल सा बात है, जितना पॉइंट मिलेगा उतना हल। अब इसमें अगर हल पूछेगा, देखिए सब पॉइंट मिलते मिलते जा रहा है, तो इसमें क्या चाहिए होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल। तो इसमें एक हल होता है, इसमें अनंत हल होता है। अगर ये हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अगर ये वाला कंडीशन आ जाएगा तो इसमें लाइन ऐसे चल जाता है जिसको हम लोग बोलते समांतर। तो इसमें क्या चाहिए होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो एकदम आसान है, जिसमें हल मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं संगत। अगर आपको हल मिल जाएगा, देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिए अगर तीनों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये कंडीशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एक लाइन जो है इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो हर एक लाइन हर बिंदु पे मिल रहा है, तो इसमें कितना हल होगा, अनंत हल होगा। और इसमें जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो एक बार प्रतिच्छेद करता है, तो कितना हल होगा, एक हल होगा। तो इसमें भी हल मिल रहा है और इसमें भी हल मिल रहा है। तो जब आपको हल मिल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, संगत। और जब आपको हल नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो असंगत हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास है, देखिए प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, समांतर। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है कहना। उससे पहले क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 एक मूल्य है, इतना का एक मूल्य है। और आपके पास ऑप्शन है, इसको ऑप्शन से करो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना है, 0 है, -1 है, 2 है और -2 है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो बोल रहे हैं जो आपके सामने जो इक्वेशन दिया गया है, इसका इन चारों में से कौन सा एक मूल्य है। मूल कहने का मतलब कि अगर ये वाला वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0। एक काम करते इसको ऑप्शन से ही कर लेते, पुट करके देख लेते, या फिर आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, आप ये वाला नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और सिंपली सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 रखो, अगर इस इक्वेशन में आप 0 रखो, ठीक है, 0 रख के देख रहे हैं, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 गुने 0 प्लस का 2, तो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, 2। बनना कितना था, 0, मतलब इससे तो 0 नहीं बना। अब ये वाला रख के देखते हैं, -1। जब इसमें -1 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुने -1 प्लस का 2, तो ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और ये 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये कितना बन जा रहा है, 6 बन जा रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक काम करते हैं हम लोग 2 रख के देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या चीज़ कर लो, पुट 2 रख दो, तो सिंपल से जैसे यहाँ 2 रूट करेंगे क्या चिन्ह हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का माइनस और प्लस का 2, तो 4 और 2 6 माइनस 6, ये कितना आ गया, 0। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा, 2। -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को 0 बनाने वाला कौन है, 2 है। तो वही तो है, वही मूल्य होता है। जो वैल्यू इक्वेशन को 0 बना देगा उसी को हम लोग मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो 2 है वो इस इक्वेशन को 0 बना रहा है, तो 2 ही इसका क्या चाहिए, मूल्य है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, दो लगातार विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अब देखिए अगर ऑप्शन से हम लोग करते बहुत ज़्यादा आसान। देखिए ऑप्शन में कितना है, 15 17 है पहला ऑप्शन, दूसरा है 9 11, फिर है 13 15 और फिर है 11 13। बोल रहा है क्या चाहिए आपको, 2 क्या चाहिए लेना है, 2 विषम धन पूर्णांक लेना है। 2 लगातार विषम धन पूर्णांक मतलब विषम संख्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए।
तो एक को मान लेते हैं हम लोग, अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला कितना होगा, जैसे विषम संख्या लेना है तो पहला वाला अगर x है तो दूसरा वाला कितना होगा, x + 2। बोल रहा है दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 8 को कितना आएगा, 290 आएगा। तो ये 4 ऑप्शन एकदम आसान। देखिए विषम संख्या कैसे होगा, 1 3 5 7, 1 3 5 7 हो गया, 9 और +11, इस तरह से विषम संख्या। अगर सपोज अगर पहला विषम संख्या x है, अगर एक विषम संख्या क्या चाहिए, x है, इसका मतलब अगर मान लेते पहला वाला कितना, बस मान रहे हैं, अगर पहला वाला 5 है तो अगला वाला कितना होगा, 7 होगा, मतलब कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2। तो यहाँ भी हम लोग क्या चाहिए, 2 जोड़ दिए। तो अगर पहला को x मान रहे हैं तो दूसरा कितना होगा, x + 2 का स्क्वायर, और बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आप क्या चाहिए करो, इसको सॉल्व करो, दूसरा इससे करो। सिंपल सा बात है, अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, दोनों को जोड़ेंगे तो 290 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा चला गया। आप 9 का स्क्वायर कर देखो, 9 का स्क्वायर 81, और फिर आप क्या चीज करो, 11 का स्क्वायर करो 121, दोनों को जरा आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, 202 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद जरा इसको करके देखो, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ के देखो 290 नहीं आएगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एक बार कर लेते हैं, ये हो जाएगा 121 से 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी कितना हो गया, 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 1 1 2। तो ये सीधे हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये क्या जो ऑब्जेक्टिव है, और अगर हम लोग ऑप्शन से अगर यहाँ से कर रहे हैं तो एकदम आसान हो जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 करना था, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यहाँ पे 2 है 4 है 8 है 16 है डैश 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 है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है 1 है 3 है 9 है 27 है डैश 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 है। फिर अगला है -10 -6 -2 फिर 2 डैश डैश डैश। फिर अगला है 1 4 9 16 25। पूछ रहा है कौन सा एपी है बताइए। आपके सामने ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। पूछ रहा बताइए कौन सा एपी है, एकदम आसान सा है। एपी जैसे देखिए, एपी का मतलब क्या चाहिए होता है, एक नियत रूप से बढ़ना। अगर हम सिंपल सा बात बोले, एकदम आसान सा बात बोले कि हम क्या चीज कर रहे हैं, देखिए अगर पहला में 2 रखे तो दूसरा में 4 रखें, अगला में 6 रखें, फिर 8 रखें। इसका मतलब देखिए हर स्टेप में कितना बढ़ रहे हैं, 2। तो एपी यही बोलता है कि हर 2 के बीच का जो गैप होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो एपी का यही मतलब है कि जो गैप होना चाहिए, गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस आप गैप करके देखो, अगर गैप बराबर आ रहा है, और गैप को ही हम लोग बोलते हैं डी, सार्वंतर। अगर सार्वंतर बराबर है तो एपी है, और अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। अब ये देखिए गैप निकालते हैं, ये सब दोनों के बीच का गैप कितना आया, 2। ये सब दोनों के बीच का गैप कितना आया, 4। ये सब दोनों के बीच का गैप कितना आया, 8। तो सब गैप बराबर है क्या, नहीं। तो ये हमारा एपी नहीं है। यहाँ करके देखो आप, इन दोनों के बीच का गैप निकालो, कितना आ गया, 2। फिर इन दोनों के बीच का गैप निकालो, कितना आ गया, 6। फिर उन दोनों के बीच का गैप निकालो, कितना आ गया, 18। तो अभी भी गैप बराबर है क्या, गैप बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बीच देख लेते हैं। आप क्या चीज करो, ये सब दोनों को जरा क्या चीज करो, घटाओ, तो कितना आएगा, 4। फिर आप ये सब दोनों को घटाओ, फिर से कितना आएगा, 4। फिर आप ये सब दोनों को घटाओ, कितना आएगा, 4। तो कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे गैप बराबर आ रहा है। इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, 4। इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, 4। इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, 4। तो अभी जो गैप है, जो हमारा डी सार्वंतर है, वो डी बराबर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एपी। एपी का बस यही है कहना, सार्वंतर बराबर होना। अगर सार्वंतर बराबर है तो एपी है, क्लियर है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। वेल हमने एपी का भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला फिर से आपके सामने, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, जिसको पिद्दी सा क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आप एपी वाला एक बार वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
इस तरह से AP आगे चाह रहा है और क्या चीज पूछ रहा है, इतना के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या चीज निकालना, 18वां पद निकालना है। आपके सामने AP है, AP एक क्या चीज दिया हुआ, सीरीज दिया हुआ 1 4 7 3, और आपको कौन सा पद निकालने बोल रहा, 18वां, मतलब A18 आपको क्या बोल रहा, निकालने बोल रहा। तो एकदम आसान है, A18 निकालने बोल रहा है, इसका मतलब A प्लस कितना हो जाएगा, 17D, हमने सीखा था। और ये इसका जो है, इसका आप एक बार वीडियो देखिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, एक बार देखिए और फिर आप AP को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा वो कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए AP। अब सिंपल सा बात है, A18 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 17D। तो देखिए शुरू वाला को A बोलते हैं, A बराबर कितना 1 है, प्लस D कैसे निकालते हैं, ये सब दोनों का गैप, दोनों के बीच कितना गैप है, 3 का गैप है। तो कितना हो जाएगा 17 गुने 3, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 17 तिया 51, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए 11 है, बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16:9। तो पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात। सिंपल सा बात है भाई, ये क्या चीज दिया हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये कर ले, ये कितना का स्क्वायर है 4 का, ये कर ले कितना का स्क्वायर है 3 का, इसका मतलब भुजा कितना रहा होगा 4:3। तो भुजा का अनुपात होगा 4:3। जैसे एक चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर ये इस तरह से दो त्रिभुज है ABC, एक और त्रिभुज है PQR, तो अगर ये सब दोनों अगर समरूप है, अगर ये सब दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, तो समरूप का रूल ही रहता है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है भुजा के अनुपात के, भुजा के वर्ग के अनुपात के। तो सिंपल सा बात है, क्या चाहिए कि ये सब दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इनका जो भुजा होगा उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर क्षेत्रफल 16:9 है तो भुजा क्या होगा, जो क्षेत्रफल बना होगा भुजा से ही बना होगा। तो इस तरह 4 के स्क्वायर से बना, ये 3 के स्क्वायर से बना है, तो इसका मतलब भुजा कितना रहा होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना रहा होगा 3। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है 12। देखिए एक समचतुर्भुज है, इस तरह से आपके सामने एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है तो आपको पता होना ये समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या रहता है बराबर। नाम ये समचतुर्भुज, आप खुद देखो ना, समचतुर्भुज। तो सम का मतलब क्या होता है बराबर, चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजा, मतलब बराबर चारों भुजा। अगर चारों भुजा बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समचतुर्भुज। और इसका विकर्ण दिया, विकर्ण कितना दिया, एक विकर्ण 6 है, एक विकर्ण 8 है। तो अगर ये वाला विकर्ण, नाम कर देते हैं हम लोग ABC और D, अगर ये वाला विकर्ण 8 है तो ये वाला विकर्ण कितना है 6। तो पूछ रहा है बताइए भुजा कितना होगा, ये बताइए। एकदम आसान सा है, लेकिन इसके लिए एक और हम लोग को समचतुर्भुज का एक और गुण पता होना चाहिए। जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भाग में बंटना। तो 2 बराबर भाग में बढ़ते हैं और यहाँ पे कितना बनाते हैं 90। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे इसका 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो 90 भी बनेगा और ये सब दोनों बराबर टुकड़ा में बढ़ जाएगा, और ये सब दोनों बराबर टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तो ये समचतुर्भुज का क्या चाहिए गुण है, अगर ये पता होगा क्वेश्चन खत्म। जैसे देखिए पूरा B और D, पूरा विकर्ण कितना है 6 है, तो आधा आधा करेंगे तो 3 इसके पास जाएगा, 3 इसके पास जाएगा। उसी तरह से बात करेंगे A और C, तो पूरा A और C कितना है 8 है, अगर आधा आधा करेंगे 4 इसके पास जाएगा, 4 इसके पास जाएगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ बीच में हम लोग O मान लेते हैं। तो आप एक फिगर, ये वाला फिगर उठा लो, BOC, ट्रायंगल BOC। तो ट्रायंगल BOC इस तरह से हो गया, जिसमें ये 4 है, ये 3 है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ये नहीं पता। तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 5, और यही वाला जो साइड है क्या था हमारा भुजा था। तो ट्रिपलेट 3 4 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चाहिए है, ऑप्शन नंबर C। खत्म हो गया। अब चलते हम लोग अपना अगला नंबर क्वेश्चन।
क्या कर दी मिटाने वाला। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ पे दो अक्ष आपस में प्रतिच्छेद कर, जैसे देखिए ये x है, ये y है, तो दोनों प्रतिच्छेद करता है यहाँ पे, तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। यहाँ पे x भी 0, आगे बढ़िएगा तो x का वैल्यू आएगा, ऊपर जाइएगा तो y का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 0 रहता है, x भी यहाँ पे 0 और y भी 0। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जरा देखिए, y अक्ष के 5 इकाई और x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। आप सिंपल सा बात है, क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे एक बिंदु है, ये x अक्ष है, तो बिंदु कहाँ पे, x अक्ष पे है, समझ लेते ये बिंदु है, तो बिंदु कहाँ है, x अक्ष पे। आप खुद एक बार खाली सोचो, अगर कोई भी चीज x अक्ष पे है, यहाँ पे है, तो खाली x का वैल्यू होगा और y अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो y से यहाँ पे दूरी दिया है, y से दूरी कितना दिया है, 5 है, तो ये हमारा y रहता है, y से कितना दूर तक है, 5 दूर तक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे अगर बिंदु x अक्ष पे है, तो खाली x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू नहीं होगा, ऊपर जाएगा तब तो y का वैल्यू होगा। जैसे 0 है, ऊपर जाएंगे तब y का वैल्यू आएगा, इधर जाएंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो पूछ रहा y से 5 इकाई की दूरी पे है, तो y से 5 इकाई की दूरी पे है और x अक्ष पे है, तो हम मान लेते यहाँ पे था, तो y से 5 की दूरी पे था, मतलब ये वाला पॉइंट पे था, तो ये वाला x अक्ष पे है, तो खाली x का वैल्यू होगा, y अपने आप 0 हो जाएगा। और कितना दूरी पे था भाई, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5,0, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या है कहना, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए, साइन a बराबर 3/4, तो क्या चीज पूछ रहा है, कॉसेक ए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी एक चैप्टर अपलोड कर रखा है, अगर आप वहाँ जाके देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई सा भी दिक्कत, जिसको बोलते थोड़ा सा भी दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जी देखिए क्या चीज़ यहाँ पे साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है, और वहाँ पे हमने एकदम आसान तरीके से ऐसा पढ़ा है कि आप अगर एक बार देख लेंगे उसको, आपको जो ये सब प्रॉब्लम आता है लल कक्का ये सब याद करना, आप अगर ऐसे पढ़े, हिंदी में पढ़ेंगे LALKKASCT, मतलब साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अगर साइन है तो ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बराबर 3 है, कर्ण बराबर कितना है, 7 है, तो हमको आधार निकालना है कि आधार कितना होगा, ठीक है। लेकिन वैसे हमको क्या चीज पूछ रहा है, कॉसेक पूछ रहा है, और ये सब दोनों एक दूसरे का क्या चीज होता है, उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अगर ये 3/4 है तो कितना हो जाएगा, 4/3। हमारा आंसर यहीं पे लिपट जाएगा, कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है, फिर से मिटाने वाला। देखिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 4/3। 4/3 किस में, पहला में, तो ऑप्शन नंबर ए। अब फिर चलते हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेक a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, आपको ये क्वेश्चन है बोल रहा है 4 ऑप्शन आपके पास। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सिंपल सा बात है, सेक है, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, इसको साइन ए बटे कॉस है। आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी वीडियो एक अपलोड हो तो बिल्कुल होगा, बस आप कमेंट करो। अब देखिए ये इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस और कॉस दोनों मिल गया, तो जो मिल गया तो एलसीएम यही आ जाएगा, तो मिल गया तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या चाहिए, 1 माइनस साइन ए। अब खुद देखो आप, ये फार्मूला आपने पढ़ ही रखा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब टर्म को एक बार जोड़ के और एक बार माइनस करके, एक बार माइनस है प्लस, तो क्या अच्छी आ जाता है, a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो a b एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1² माइनस sin² बटे कॉस ए। तो 1 माइनस sin² को हम लोग लिखते हैं cos² और बटे कितना है, कॉस ए, तो कॉस से एक कॉस कैंसल, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, कॉस। और कॉस कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अब हम लोग कर लेते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें कोई नहीं है खतरा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, हाँ बोल रहा है tan a बराबर कितना, √3 है,
तो यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है, ए का वैल्यू बताइए। अगर आपको मान याद करने में दिक्कत होता है तो मान वाला ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, और उसको देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप एक बार जरूर वहाँ पे जाके देखो। आप जो देखिए यहाँ पे 10 बराबर √3 दिया, इसका मतलब अगर देखो आप, अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या भाई, √3 है। तो हम एकदम वैल्यू चार्ट में गए और वहाँ पे ढूंढे √3 10 में किसका होता है, √3 10 में तो हमको याद आ गया किसका वैल्यू होता है, 1060 का वैल्यू होता है। 1060 का वैल्यू √3, तो √3 की जगह पर 1060 लिख दिए। और इधर क्या चाहिए 10a, तो 10 इधर भी 10 इधर भी, 10 10 कंपेयर कर दिए, हटा दिए, तो क्या चीज बच गया, a बराबर 60। तो a बराबर 60 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर, हमारा नेक्स्ट नंबर जिसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जरा, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे एक खंबा खड़ा है, जमीने पे खड़ा होगा। अब इस तरह से खंबा खड़ा है, बोल रहा है अगर ये खंबा का ऊंचाई, अगर हम मान लेते हैं कि खंबा का ऊंचाई 10 मीटर है, तो खंबा का ऊंचाई 10 मीटर है, अब परछाई इसी तरह से नीचे बनेगा। तो बोला जितना खंबा का ऊंचाई है, ठीक है, खंबा का ऊंचाई जितना है, अगर ये 10 मीटर है तो परछाई भी 10 मीटर बनना चाहिए। अगर खंबा 10 मीटर लंबा है तो परछाई भी कितना बनना चाहिए, 10 मीटर बनना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन किस में आएगा, जी देखिए ये हो गया लंबाई, तो इसको लंब बोल सकते हैं, और ये छाया क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार किस में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, लंब और आधार किस में आता है भाई, 10 में आता है। और 10 में लंब और आधार कब बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 10 45, तो 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। 10 45 बराबर लंब बटे आधार, 10 45 का वैल्यू 1, लंब बटे आधार, तो ये इधर चल जाएगा। तो देखिए लंब और आधार बराबर, तो लंब और आधार कब बराबर होता है, जब कोण जो है कितना का बनना चाहिए, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, निपटा के इसको खत्म करते हैं। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन नंबर, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, जिसे यहाँ अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे तो हमको ये क्वेश्चन फिर गलत लग रहा है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या चीज क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। अब अर्धवृत्त है तो भाई हम जानते हैं कि अगर पूरा वृत्त रहता तो 360 बनता, अब आधा वृत्त है तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक चीज ये हो सकता है कि अर्धवृत्त पे बना त्रिभुज कितना होता है, तो जो अर्धवृत्त पे जो त्रिभुज बनता है वो कितने का बनता है। तो अगर आप अर्धवृत्त पे अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये कितने का बनेगा भाई, 90 का बनेगा। तो आप 90 के साथ जाओ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य उनकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उनके बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। एकदम सिंपल सा आंसर है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एकदम आसान सा है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जी देखिए अगर समझ, सिंपल सा बात है, देखिए अगर मैं इसका फिगर भी आपको बता देता हूँ, अगर भी हो जाए, बोल रहा है दो, देखिए यदि दो वृत्तों को केंद्र, दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और दोनों का केंद्र बराबर दूरी पे है, इसका केंद्र, तो इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या अगर जोड़ेंगे तो दोनों का त्रिज्या का जोड़ उन दोनों के बीच के केंद्र के बराबर होना चाहिए। जैसे इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, इसको मान लेते हैं ओ, इसका मान लेते हैं ओ डैश। तो यहाँ पे कह रहा है आर प्लस आर, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, तो आर प्लस आर ये बराबर होना चाहिए ओ ओ डैश के। ये कंडीशन बोल रहा है कि आर प्लस आर बराबर होना चाहिए ओ और ओ डैश के। अब बताइए दोनों के बीच कितना टेंजेंट होगा, मतलब कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, एक ऐसे गुजार दो आप, एक ऐसे गुजार दो आप, एक ऐसे गुजार दो आप, तो कितना हो गया आपके पास, 3 मिल गया। एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए देखो क्वेश्चन में यही आपको बोल रहा है, तो अगर ये बोल रहा है तो यही फिगर बनेगा और ये फिगर बनेगा। तो हमको क्या चीज पूछ रहा है, आपको उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का मतलब ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों को करे। तो ये स्पर्श रेखा दोनों को कर रहा है, ये स्पर्श रेखा दोनों को कर रहा है और ये स्पर्श रेखा दोनों को कर रहा है, और कोई मिलेगा क्या, और कोई नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब जी देखिए, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, अब एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से दो जीवा का दूरी बराबर है। अगर एक जीवा यहाँ है और दूसरा जीवा यहाँ है, अब केंद्र से इसका दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका दूरी भी कितना है
4 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है केंद्र से जो दोनों जीवा, एक जीवा ए बी और दूसरा जीवा सी डी, तो दोनों का केंद्र से दूरी बराबर है, तो दोनों जीवाएं क्या ची होंगी, बराबर होंगी। मतलब ए बी बराबर सी डी, ये क्या चाहिए, एक गुण है जीवा का। आपको बस इतना याद रखना है, अगर केंद्र से दूरी बराबर है जीवा का, तो जीवा का लंबाई क्या चाहिए होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समान। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। अब सिंपल सा बात है, दो गोले का आयतन, गोला और गोले का आयतन, ये गोला है, और गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ, 8:27। तो दो गोला है, ठीक है, दो गोला है और गोले का आयतन गोले का आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ, 8:27। तो पूछ रहा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो गोला है, कितना गोला है, दो गोला। तो अगर एक गोला, जैसे एक गोला है, इसका त्रिज्या को हम छोटा आर मान लेते, एक और गोला है, इसका मान लेते त्रिज्या को बड़ा आर है। तो अगर इसका आयतन निकालेंगे तो 8 आ रहा है, अगर ये सब दोनों का आयतन निकाल रहे हैं तो इनके आयतन का रेशियो कितना आ रहा है, 8:27। तो बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4πr², और अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा, 4πr²। तो 4π से 4π कैंसल, मतलब कितना आएगा, r²/r², यही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को क्या चाहिए, रेडियस नहीं पता है। तो सिंपल सा बात है, आयतन तो पता है। तो अगर आयतन का फॉर्मूला करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3πr³। इसका वाला हो गया। अब इसका करेंगे तब 4/3πr³, ये हो गया। तो 4π से ये से खत्म, ये से ये खत्म, इतना हो गया। तो ये तो फार्मूला था, और इनका रेशियो कितना दिया हुआ था, 8:27। तो r/r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, √8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो r और r कितना हो गया, 2:3। अब यही वाला वैल्यू यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 4/9 हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके लिए अगर जो बहुत ज़्यादा समझदार है वो क्या करेगा, देखेगा आयतन में रेडियस 3 बार होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेडियस कितना बार होता है, 2 बार होता है। तो सिंपल सा बात है, 3 बार के लिए 8 लिखा, यहाँ भी 3 बार के लिए 27 लिखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 होगा, ये 3 होगा, यही यहाँ पे पुट करेगा, डायरेक्टली सॉल्व करेगा, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन का क्या है कहना। इससे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, मार्कर में थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए 23 का क्या कहना है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 है। तो एक गोला है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना दिया है, 144 पाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया भाई, 144 पाई। तो त्रिज्या पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 144 पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² बराबर, तो सिंपल सा बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। लेकिन बोल रहा है जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 144। तो ये सब दोनों इक्वल, तो पाई से पाई कैंसल। अब ये 4 यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 144/4, और यहाँ पे क्या चीज बच गया, r²। तो सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे आप सिंपली क्या चाहिए, इसको इससे काट दें तो कितना हो जाएगा, ये 7 बार में 4 के पारा, सीधे 4 के पारा से काट रहे हैं। तो 3 बार में कितना हो गया, 12, 2 बच गया, इसको दे देंगे, कितना हो गया ये, 6 बार में 24 हो गया, 6 बार में। तो r² बराबर कितना हो गया, 36। अब स्क्वायर इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट, तो √36। तो सिंपल सा बात, आप ये भी बोलोगे कि जब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि जब रूट है इधर जाता है तो प्लस माइनस बात है, +-2, तो r बराबर क्या चाहिए आ गया, +-6। लेकिन आप खुद सोचो, रेडियस क्या चाहिए, लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव रह सकता है क्या, लंबाई नहीं रहेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखते, काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने अगले नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। बोल रहा है एक सिक्का को उछाला, रे भाई सिक्का है तो सिक्का में हेड रहेगा और टेल रहेगा, 2 ही चीज़ रहेगा। अब फेंकेंगे तो 2 ही चीज़ आएगा, हमको लाने क्या चीज़ बोल रहा है, चित।
तो चित इसमें कितना बार है, एक बार है, तो कितना हो जाएगा, फेंकेंगे तो टोटल 2 चीज़ आ सकता है, लेकिन इनको लाना कितना है, एक चीज़ लाना है, चित लाना है, तो चित एक ही को है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, उसका भी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से प्रोबेबिलिटी भी देख के प्रोबेबिलिटी को एकदम खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है 25। क्वेश्चन 25 ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एकदम सिंपल सा बात है। अगर घटना निश्चित है तो प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। अगर घटना अनिश्चित है मतलब होगी ही नहीं, असंभव घटना, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी कितना दे दिया, 0, कभी नहीं होगा। अगर प्रोबेबिलिटी दे दिया 1, निश्चित घटना, ये कौन सी घटना, निश्चित घटना हो के रहेगी। अगर कोई भी मामला 0 और 1 के बीच में फंस जाता है, इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का साइन भी ऐसे ही देते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है क्या, 0 से बड़ा है लेकिन 0 भी हो सकता है, 1 से छोटा है लेकिन 1 भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा यही है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या चाहिए, यही इसका साइन है प्रोबेबिलिटी का, ऐसा साइन है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो 0 भी हो सकता है, अगर 0 हो गया तो संभव नहीं। ठीक है, ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब एक पासा है, अगर पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही चीज आएगा। तो पासा को फेंकेंगे तो 6 चीज आएगा। पासा को फेंकने पर कितना चीज आएगा, 6 चीज। लेकिन हमको क्या चीज बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। क्या चाहिए, सम संख्या। तो देखिए ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, तो कितना सम संख्या आ सकता है, फेंकेंगे तो टोटल 6 चीज आएगा, लेकिन इसको चाहिए क्या, सम संख्या। और सम संख्या कितने हैं, 3 ही है, तो यही तीनों में से कुछ आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/6। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन नंबर 26 का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला, देखिए 3 दिया, x + 2 3x और 4x + 1। अब ये सब तीनों बोल रहा है कि ये सब तीनों क्या चाहिए, एपी का पद है। ये सब तीनों क्या चीज है, समांतर श्रेणी में है। ये सब तीनों समांतर श्रेणी में हैं। अगर समांतर श्रेणी में है तो x का क्या वैल्यू होगा, अगर तीनों समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जैसे अगर मान लें 2 है, 4 है, 6 है, देखिए इनके बीच में गैप 2 है, इनके बीच में गैप 2 है। अगर गैप 2 है, इसका मतलब 2 4 6 क्या चीज है, समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये भी समांतर श्रेणी में है। तो आपको खाली क्या बताना है, x का वैल्यू बताना। अब खुद देखो, अगर एक बात करें हम, ये सब दोनों को अगर जोड़ दें तो 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। और अगर इसको 2 से भाग कर दें तो ये बीच वाला टर्म निकल जाएगा, 4 क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी, मतलब जो एपी पढ़ते हैं, एपी का ही नियम है कि अगर 3 पद है, तीनों पद को अगर इसको मान ले a, इसको मान ले b और इसको मान ले c, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप ये सब दोनों को जोड़ दो, a + c को जोड़ दो और 2 से भागा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको b मिल जाएगा। कर लेते हैं, ये सब दोनों को आप जोड़ दो, x + 2 + 4x + 1 भागा कर दो 2 से। जब ये सब दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग को कौन सा टर्म मिल जाएगा, बीच वाला, मतलब क्या मिल जाएगा, 3x। अब जो 2 यहाँ पे किसमें है, डिवाइड में, यहाँ कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 3x × 2। और ये 4 और 1 कितना हो गया, 5x, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो ये हो गया हमारा 5x + 3 बराबर कितना हो गया, 6x। तो जो 5 इधर है इधर चला जाएगा, तो 6x - 5x बराबर कितना हो गया, 3। तो ये सब दोनों घटाएंगे x, तो x बराबर हमारा कितना आंसर आ गया, 3। तो x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का क्या है कहना। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे क्या चाहिए, 28 है। सिंपल सा बात है, देखिए 6 है, 8 है, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू। अब बोल रहा है इसका 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 और 13 का, ये सब पांचों का माध्य कितना है, 13। तो सिंपल सा बात है, अगर पूछेगा माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला ही होता है सभी का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या खत्म हो गया। माध्य का यही होता है कि जितना भी कुछ है सबको जोड़ दो और जितना कोई है उतना में डिवाइड कर दो। एकदम आसान सा है। फिर से, माध्य किसको बोलते हैं, तो माध्य में जितना भी नंबर है सब नंबर को जोड़ दीजिए।
और जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर दीजिए। सपोज अगर 5 लड़का है और बोल रहा पांचों लड़का में पैसा आप बराबर 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 कर दो, तो हम एक काम करेंगे, बोलेंगे पांचों लड़का के पास जितना पैसा है हमको दे दो। तो पांचों लड़का पैसा हमको दे दिया, अब सब पैसा को हम जोड़ रहे हैं, तो सब पैसा को जोड़े तो कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अब सब पैसा को जोड़े तो 200 रुपया हो गया, और ये 200 रुपया हमको कितना लड़का में बांटना है, वही जो 5 लड़का हमको पैसा दिया था, तो सबको 40-40-40 दे देंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ भी यही है माध्य। तो माध्य में क्या चीज करेंगे, ये सब पांचों नंबर को क्या चीज करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, 6 + 8 + 9 + x + 13, तो सब नंबर को जोड़ दिए। और जो नंबर जोड़े हैं उसको कितना से भाग करेंगे, जितना कोई है, कितना कोई है, 5 कोई है, तो 5 कोई से डिवाइड कर देंगे। तो बोल रहा है जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो भी माध्य आएगा, माध्य कितना आ जाएगा, 10, मतलब माध्य बराबर हमारा पहले से 10 दिया है। अभी सब लोग जोड़ दो, 14 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36। और यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 5। अभी जो 5 गुना में है, यहाँ कहाँ आ जाएगा, सॉरी भागा में, यहाँ कितना आ जाएगा, गुना में, तो 10 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 36 + x, तो ये 50, और जो 36 प्लस में किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर कितना हो गया, x। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 14। अब देखिए इतना लंबा प्रोसेस हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं इसके लिए आपको एकदम इतना ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आप देख के बोलोगे वाह। क्या बोलोगे, वाह। आइए करते हैं। माध्य कितना दिया हुआ, 10, मतलब सबके पास कितना कितना पैसा होना चाहिए, सबके पास 10-10 रुपया होना चाहिए। सबके पास कितना होना चाहिए, 10, लेकिन इसके पास कितना है, 13 रुपया, इसके पास 3 रुपया ज़्यादा है। इसके पास कितना रुपया है, 6 रुपये, मतलब बेचारे के पास 4 रुपये कम है। इसके बेचारे पास 2 रुपये कम है। इसके पास कितना रुपये कम है, 1 रुपये कम है। और इसके पास अगर माध्य है तो इसके पास कितना रुपये होना चाहिए, 10, क्योंकि सबके पास कितना रुपये होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको, फिर से हम लोग करते हैं। अगर सिंपल सा बात है, माध्य कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो सबके पास कितना कितना रुपये होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए। लेकिन इसके पास कितना रुपये है भाई, 6 रुपये, मतलब इसके पास कितना रुपये कम है, 4 रुपये कम है। इसके पास 8 रुपये, 2 रुपये कम है। इसके पास 9 रुपये, मतलब 1 रुपये कम है। तो टोटल कितना रुपये कम है, तो टोटल -7 रुपये क्या चाहिए, कम है। लेकिन इसके पास क्या चाहिए, 3 रुपया ज़्यादा है। तो ये -7 है, ये -3 है। जब ये सब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। इसका मतलब जब ये सब तीनों के पास अभी भी क्या चाहिए, ये सब चारों के पास मिला के अभी भी 4 रुपये कम है, लेकिन हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाले हैं। तो इसका वैल्यू नहीं निकाले मतलब इसके पास 4 रुपया ज़्यादा होगा, तो 10 रुपये माध्यक वाला तो होगा ही, और 4 रुपये और ले लेगा, तो इसके पास कितना रुपया हो जाएगा, 14। और देखिए यहाँ से भी आंसर आया था 14। तो आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 29। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 2 6 4 5 0 2 1 3 2। बोल रहा बहुलक कौन है, बहुलक जो बहुत बार आता है, बहुत बार कौन आया, 2। सीधे आंसर हो जाएगा हमारा 2। और एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए माध्यक पूछ रहा है 8 7 12 15 9 11, 2 2 4 2 6, 8 7 12 15, अच्छा 10 नहीं लिखे, चल ठीक है 10। तो बोल रहा है इसका माध्यक बताइए। माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब होता है बीच वाला, तो इसमें जो बीच वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होगा। तो हम लोग छोटा से बड़ा करते हैं। 8 7 8 9 10 11 12 15, 3 इधर हटा दिए, 3 इधर हटा दिए, बीच में कौन फंस गया, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। बस खत्म हो गया। तो ये हमारा 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने यहाँ पे हल कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करें, और अभी पेपर जो है मॉडल सेट पेपर का सेट 1 आया, अभी सेट 2 भी आएगा, फिर 3 भी हो सकता आएगा। अगर आप चाहते हैं ये सब का सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखें तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।